AN-32 ये विमान जो कि अपनी क्षमताओं के लिए जाना जाता है, अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है, अपनी ढुलाई की क्षमता के लिए जाना जाता है, अचानक सर ऐसा क्या हुआ कि देश ने अपने 5 जाबाज खो दिए? देखिए, पहले जय हिंद। धन्यवाद अपने महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट है जैसे पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं। और 5 वायु सैनिक, 2 ऑफिसर और 3 अदर रैंक शहीद हो गए हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल आपके साथ हूं जब आप कहते हैं कि हमारे पूरे वायु सेना के लिए ये एक इस समय एक धक्का है। लेकिन ये नहीं है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में इसकी वजह से कोई कमी आई हो। ये हम्म। जरूर है कि AN-32 जहाज जो है एक बहुत ही अच्छा वर्क हॉर्स था। मीडियम टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है, 5 से 6 टन का ये लोड कैरी कर सकता है। और खासकर बिकॉज इसकी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग होती है, यानी कि बहुत कम रनवे का लेंथ लेता है टेक ऑफ करने के लिए, लैंडिंग के लिए, और सेमी प्रिपेयर्ड सर्फेसेस से भी टेक ऑफ कर सकता है। यानी कि पूरा रनवे टाइप मटेरियल जैसे बिटुमेन का होता है, कंक्रीट होता है, वैसा ही ना हो, अगर सेमी प्रिपेयर्ड रनवे भी हो तो उस पे भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है वो। और खासकर पहाड़ों में हॉट एंड हाई टेम्परेचर्स के अंदर ये बहुत ही अच्छा जहाज है। इसमें हम लोग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन कराते हैं, मेडिकल जी। इवैक्यूएशन कराते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, हम भेजते हैं हमारी सप्लाईज उन जवानों को जो ऐसे जगहों पे है जहां पे बहुत मुश्किल है रोड से पहुंचना या बहुत समय लगता है। तो उनके उनके पास अपनी सामग्री भेजना, उनके लिए एसेंशियल सप्लाईज भेजना, उसमें इस जहाज का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये हम्म। इंट्रा थिएटर यूज होता है। और खासकर जो पहाड़ हैं अरुणाचल प्रदेश में, या फिर तभी ये जोरहाट का एक्सीडेंट है, या फिर लद्दाख के एरियाज के हैं, वहां पे इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस AN-32 एक्सीडेंट पे आते हैं। आप देखिए इसको, ये जो AN-32 एयरक्राफ्ट इस समय दिख रहा है, ये रनवे के ऊपर नहीं दिख रहा। इसका मतलब है रनवे से फिसल के या किसी और कारणवश ये आ गया है। जो रनवे के पास जमीन होती है, जिस जो ज्यादातर घास से होती है और थोड़े मोटे ऑब्स्टिकल्स होते हैं वहां पे। और जी। क्योंकि ये रनवे से बाहर आया तो आप देखिए इसने कुछ कुछ रोलिंग की है। अगर आप देखें इसमें ये एक साइड पे टर्न भी है। तो हम्म। इसका ये मतलब है कि उसके बाद ये 2 हिस्सों में टूट चुका है। मिनिमम 2 पीस इसके दिख रहे हैं। तो ये जहाज आप देखिए, उसके पास ही एक पेन भी है, ब्लास्ट पेन कहते हैं हम उसको। उसके अंदर भी जहाजों को रखा जाता है, लेकिन उसके पास है, उससे लगा नहीं है अभी, उससे दूर है थोड़ा, लेकिन है पास में उसके। और वहीं पे आपको धुएं का गुबार दिख रहा है, यानी कि जब ये पलट रहा था तो हम्म। पलटी खाते समय इसका कहीं ना कहीं जो फ्यूल पाइपलाइंस हैं वो रप्चर हो गई होंगी, जिसकी वजह से जो फ्यूल था उसने आग ले ली। और आग लेने से ये काला धुआं, जो फ्यूल का धुआं है, वो आप देख पा रहे हैं। आखिरी चीज इस पे मैं कहना चाहूंगा, जब आप बात आप देखिए इसके पीछे आपको बादल भी दिख रहे हैं। आपने बिल्कुल। देखा होगा कि इसका मतलब है कि मॉनसून वहां पहुंच चुका है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में लो क्लाउड्स हैं, और हो सकता है वहां पे उस समय या तो पहले बारिश हुई हो, या फिर जो क्लाउड से नीचे आने के समय रनवे बहुत पास में हो। ये हमारे को अभी फैक्ट्स दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन तमाम ऐसे सवाल हैं इसी शो में। मैं अपने कमेंट बॉक्स को भी पढ़ रहा था, क्योंकि बात जब इस साल की शुरुआत से ही देखी जाए, जनवरी के बाद अभी हम ज़्यादा आगे नहीं आए हैं, सिर्फ 6 महीने बीते हैं। तमाम ऐसे हमने फेलियर्स देखे हैं अपने इस एयरफोर्स पर। अब इसके पीछे कई सवाल हो सकते हैं, मेंटेनेंस, उसमें स्पेयर पार्ट्स और तमाम वो खामियां, क्योंकि कहीं ट्रेनिंग विमान गिरता है, कहीं सुखोई क्रैश हुआ, कभी हार्ड लैंडिंग की खबरें आई है सर, और अभी इस तरह से 2 टुकड़ों में ये विमान टूटता नजर आया। आप सर कैसे देख पा रहे हैं? क्या वास्तव में इसके पीछे कोई कमी है? उसमें मेंटेनेंस हो सकता है, स्क्रैप पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर कोई टेक्निकल लापरवाही जैसा कोई अगर आपको नजर आ रहा है? देखिए, आप पहला इंप्रेशन इस जहाज का देखते हैं तो हम्म। अभी तो ये एक्सीडेंट हुआ है। जी। पूरे फैक्ट्स भी मेरे पास नहीं है। मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि ये टेक्निकल खामियों की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। हम्म। मैंने जो आपको जो फैक्ट स्टेट किए उसके आगे अपना एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकता हूँ कि ये जहाज लैंडिंग के लिए आ रहा था। अब ये देखिए, लो क्लाउड्स भी हैं। तो क्या ये वेदर का कोई इसके ऊपर इफेक्ट था? क्या कोई
हार्ड लैंडिंग हुई है, क्या अंडर कैरेज कोलैप्स हुआ है, क्या कोई इंजन फेलियर शॉर्ट फाइनल्स पे हुआ है, क्या हम्म। इसके जो विंड शेयर एक होता है जो कि बिल्कुल लैंडिंग से पहले ना विंड की स्पीड एकदम बदल जाती है जब भी मॉनसून सीजन आते हैं, आप देखेंगे ना हवाएं चलती हैं एकदम तेज हो जाती हैं फिर एकदम धीरे हो जाती हैं, जी। तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है लैंडिंग के ऊपर भी। तो ये सारी चीजें तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो कि एस्टैब्लिश की गई है, अभी तो बहुत जल्दी है मैं किसी चीज पे भी कहूं, या अगर हम्म। पानी था क्या रनवे के ऊपर जिससे वो स्लिप करके रनवे से बाहर चला गया, तो अंडर कैरेज कोलैप्स भी हो सकता है, हार्ड लैंडिंग भी हो सकती है, विंड शेयर भी हो सकता है, वेदर का इफेक्ट भी हो सकता है, या फिर जो पानी की वजह से स्किड भी कर सकता है, और स्किड करके अगर वो रनवे से बाहर गया तो वो भी हो सकता है। तो ये सब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। अब आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। देखिए हमारी वायुसेना का रिकॉर्ड जो है, अगर हम मिलियंस ऑफ आवर्स में देखते हैं ना, जी। हमेशा मिलियंस ऑफ आवर्स के अंदर एक्सीडेंट रिकॉर्ड देखा जाता है। आप कितने फ्लाई करते हो और उसमें कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमारी भारतीय वायुसेना जो है एक प्रोफेशनल अच्छी वायुसेना के हिसाब से देखी जाती है। आप अमेरिकन एयरफोर्स को देख लीजिए, F-35 के हर साल एक ना एक एक्सीडेंट हो रहा था। मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट इस दुनिया का, हम्म। मोस्ट मॉडर्न F-35 स्टेल्थ जहाज, सबसे एडवांस टेक्निक्स हैं उसके अंदर, टेक्नोलॉजी है, फिर भी हर साल कम से कम एक एक्सीडेंट उस जहाज का हो जाता है। तो इनहेरेंटली फ्लाइंग के अंदर एक्सीडेंट, जैसे रोड में आप रोज पढ़ते हैं, उससे काफी सेफ है फ्लाइंग। आप रोज अगर देखें तो हर कुछ मिनटों में इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है, ये तो आपको भी मालूम है, मुझे जी। भी मालूम है। रोड के अंदर उल्टा रोड में जाना बहुत ही अनसेफ है। लेकिन साथ में ये कहूंगा कि भारतीय वायुसेना जो है हमारी बहुत ही प्रोफेशनल एयरफोर्स है। इसकी रिस्पेक्ट पूरे विश्व में है। जहां पे भी मैं गया हूं, अगर मैंने ये कहा वहां जाके कि मैं भारतीय वायुसेना का फाइटर पायलट हूं, आप मानेंगे नहीं जिस इज्जत से मुझे उस देश के लोग, उसके प्रोफेशनल मिलिट्री वाले जो बात करते थे और मेरे से हम्म। एडवाइस लेते थे कि अगर ये सिचुएशन हो तो कैसे किया जाए, तो वो चीज जो भारतीय वायुसेना के पायलट्स और टेक्नीशियंस और क्रू की है पूरे विश्व के अंदर, एक एक जो इमेज है। और हमने तो, आपको ये भी पता ही होगा कि हमने पाकिस्तानियों को बचाया है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर। बिल्कुल। हमारे जहाज गए, हमारे हेलीकॉप्टर्स ने जाके उधर से उनको उठाया ऐसी जगहों से जहां रिबेल्स उनके ऊपर फायर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशनलिज्म है, ट्रेनिंग बड़ी हाई क्वालिटी की है। लेकिन एक दो इश्यूज मैं आपके साथ नरेट करना चाहता हूं जो कि कॉजेस भी हो सकते हैं। हम्म। इस एक्सीडेंट का नहीं मैं कह रहा, मैं जनरल की बात कर रहा हूं। अगर देखिए हमारे पास इस समय 29 फाइटर स्क्वाड में, और 29 फाइटर स्क्वाड में से जो 12 है ना, वो 40 साल या उससे ऊपर के हो चुके हैं। बिल्कुल। अब AN-32 जहाज भी जो अभी हम देख रहे हैं ये क्रैश, हम्म। ये पहले पता कब आया था? 1984 में। जी। यानी कि हमारे पास 125 जहाज हमने खरीदे रशिया से। इस 125 जहाज में से आज जो जहाज बचे हैं 60 के करीब को मिड लाइफ अपग्रेड किया गया है। और ये जहाजों को अगर हम देखें तो 32 से 42 साल के बीच में जहाज होंगे। मुझे नहीं पता ये वाला जहाज जिसका क्रैश हुआ उसका कितना एज होगा, पर कम हम्म। से कम 32 होगा और ज्यादा से ज्यादा 42 होगा। दूसरी चीज, फरवरी 2022 से जब से युद्ध शुरू हुआ है रशिया यूक्रेन का, तो जो हमारे इसके स्पेयर पार्ट्स आते थे रशिया यूक्रेन के, वो सप्लाई चेन में रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से एचएएल ने बहुत मदद की है इसके अंदर, अपने अपने स्पेयर पार्ट्स दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रिटिकल लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स होती हैं जिनको हम या एचएएल नहीं कर सकता। वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होता है, जैसे रशियंस है कंपनीज जिन्होंने, एनोतोनोव कंपनी जिसने ये बनाया है जहाज AN-32, तो वो वाली कंपनी से ही आते हैं। लेकिन अभी उनकी सप्लाई की कमी की वजह से हम उनको या तो लोकली बना रहे हैं, और जो नहीं बन सकते तो जो हमारे पुराने AN-32 जहाज हैं उनको जी। कैनिबलाइज कर रहे हैं। कैनिबलाइज का मतलब होता है उसमें से कंपोनेंट्स निकाल के, स्पेयर पार्ट्स निकाल के इन जहाजों में लगाएं ताकि ये जहाज उड़ सके। अच्छा, अब इसमें एक चीज आ जाती है। उसी तरीके से अगर हम फाइटर स्क्वाड को देखें तो 29 में से 17 फाइटर स्क्वाड जो है हमारे, माफ कीजिएगा, 29 में से 12 फाइटर स्क्वाड जो है वो 40 साल से ऊपर नियरली उनकी एज हो चुकी है। अगर हम हम्म। मिराज 2000 देखें, जैगुआर देखें या मिग 29 देखें,
लेकिन हमारा जो एलसीए प्रोजेक्ट है वो इतना डिले हो गया है, आपने देखा अभी तक एक भी मार्क 1 हमको नहीं मिला। और जी। इस वजह से गुस्से में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इनके ऊपर हम कुछ ना कुछ फी लगा देंगे, कुछ इनके ऊपर पनिशमेंट लगाएंगे, इनके ऊपर पैसों की फाइन लगाएंगे कोई। तो ऐसी बात, आखिर देखिए अब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो समझ रहे हैं कि देश को इस समय जरूरत है फाइटर जहाजों की, जरूरत है ट्रांसपोर्ट जहाजों की, जरूरत है हेलीकॉप्टर्स की, क्योंकि सबकी जो उम्र है ना वो बढ़ती जा रही है। और जब उम्र बढ़ती है तो जो चाहे कितनी भी आप मेंटेनेंस कर लें, अब आप देखिए आप हम किसी समय में 15 साल पुरानी कार को निकाल देना चाहते थे, करेक्ट, हम्म। दिल्ली की सड़कों से, आपको याद होगा, फिर वो रूल वापस ले लिया गवर्नमेंट ने। जी जी। वो रूल बनाने की कोशिश की गई थी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब जहाज ओल्ड होते हैं, पुराने होते हैं, तो उनकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और पार्ट्स के फेलियर्स भी बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज जरूरत है हमारे को, जो एडवांस फाइटर्स, अभी हम 114 रफाल लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हम्म। 114 जहाज रफाल लेने जा रही है। और जो AN-32 का रिप्लेसमेंट है, C295, बड़ौदा में जो एयरबस कंपनी है इटली की, वो और भारत की जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, वो बना रहे हैं जहाज। पहला जहाज अगस्त में उड़ेगा, जो उन्होंने बनाया, जो भारत के अंदर बना है। 16 वैसे जहाज भारत में आ चुके हैं। तो यानी कि 56 हम वो ले रहे हैं, वो एवरो को और AN-32 को रिप्लेस करेंगे आने वाले समय में। और साथ में हम दूसरे भी हम रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू कर रहे हैं कि हमको और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, भारतीय वायुसेना भी एक्शन ले रही है, उसके आ भी रहे हैं। लेकिन ये जो इंटरिम पीरियड होता है, इसके अंदर ये चीजें मैटर करती है कि आपके अगर जहाज ओल्ड होते हैं तो रिक्वायरमेंट स्पेस की भी बढ़ती है, मेंटेनेंस की भी बढ़ती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और टेक्नोलॉजी जो इनके अंदर यूज होती है, जो 40 साल या हम्म। 30 साल 40 साल पुराने जहाज होते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी पुरानी होती है। तो वो पायलट को उतना मार्जिन ऑफ एरर नहीं देती जो आज की टेक्नोलॉजीज भारत इनको देती है। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज है जिन्हें सॉर्ट आउट भी किया जा रहा है, लेकिन ये इंटरिम समय है जहां पे। हम्म। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इनमें से कोई भी ऐसा इशू जो है जिस उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ होगा। ये मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया, ये जी। एक्सीडेंट का अश्विंदर रीजन जी, में। आपसे और डिटेल में समझेंगे इस पूरे मंजर को कि आखिर क्यों पुराने विमान आज भी इंडियन एयरफोर्स में हैं, उनकी महत्ता कितनी है और आखिर क्या वजह है कि आज भी देश की सेवा में योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हैं। देवनाथ जी, शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए। सर, आपसे सबसे पहले मैं समझना ही चाहूँगा, अभी हम अश्विंदर जी से भी समझ रहे थे हादसे के संभावित कारणों को, क्या वजह हो सकती है, उसमें स्क्रैप पार्ट्स, मेंटेनेंस, कई अच्छे पक्ष बताएं अश्विंदर जी ने कि आखिर क्यों पुराने विमानों को, पुराने ये हमारे वायु सेना में जितने भी शामिल खास विमान हैं उनको आज तक रखा गया है और उसकी उपयोगिता क्या है। आपसे सर समझना चाहेंगे संभावित कारण आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि लैंडिंग तो हो गई थी ठीक ठाक, लेकिन उसके तुरंत बाद विमान फिसला, 2 टुकड़ों में टूटा और फिर उसके थोड़ी देर बाद एक ऐसी खबर आती है जिसके बाद हम सब स्तब्ध हैं, 5 जाबाज हमारे बीच अब नहीं है। हाँ मुकुंद जी, जैसे कि एयर कमोडोर बहल ने बताया, टेक्निकल कारणों से भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार वेदर फिनोमेना भी जोरहाट की तरफ बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं इस सीजन में। जून का महीना है, जून का 13 तारीख हो गया है, अभी तक वहाँ मानसून जो है काफी एक्टिव हो जाता है। तो मानसून के सीजन में कई बार वहाँ फिनोमेना ऐसा होता है कि बादल नीचे आ जाते हैं। कई बार बादल सुबह शाम बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं। एक और फिनोमेना ईस्टर्न इंडिया में होती है, जो अचानक से बवंडर आ जाता है। एक काल बैसाखी नाम की फिनोमेना होती है कि आधा घंटा पहले लगता है कि आसमान साफ है, बादल दूर हैं, ऊपर हैं, जी। और अचानक से एक बवंडर जैसा आ जाता है। हवा की रफ्तार थोड़े देर के लिए 2 या 3 मिनट के लिए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर हो जाती है। अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट आ जाते हैं। अब अगर लो क्लाउड वजह है तो जाहिर बात है पायलट लैंडिंग के समय इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। जोरहाट में ILS सिस्टम जब लैंड करेंगे तो पायलट को ऐसे तो जब वो रनवे से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर है, ILS ले आता है। उसके बाद उसको अपनी आंखों से रनवे को देखकर लैंड करना पड़ता है। हम बोलते हैं क्रिटिकल ऑल्टीट्यूड।
इसी बिल्कुल तरह से देवदत्त ऊंचाई। साहब, ज़ाहिर तौर पर 5 जवान अब हमारे बीच नहीं हैं, तो बार-बार एक ही सवाल जो कि कमेंट बॉक्स में तैर रहा है, लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आम लोगों से जब हम बात करते हैं पिछले कई हादसों को देखकर भी अशमिंदर जी जो हमें समझा भी रहे थे अभी कि जैसे-जैसे विमान पुराने होते जाते हैं, उनके पार्ट्स, उनकी मेंटेनेंस, उनके फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। बेशक उन्होंने ये दावे नहीं किए हैं कि कोई एक कारण हो सकता है इसमें से इस बड़े विमान हादसे का। आप कैसे देखते हैं सर? और थोड़ा हम समझना भी चाहेंगे देवनाथ जी आपसे पहले और फिर अश्विंदर जी के पास भी चलेंगे कि विमानों की जो ये हम कह लें सेवा की अवधि होती है, जैसे 40-50 साल पुराना लगभग बताया जा रहा है ये हमारा AN-32 विमान जो क्रैश हुआ है, इसके पीछे सर क्या कोई खास कारण होते हैं? बजट का इश्यू होता है या फिर इसकी योग्यता ही इतनी अच्छी होती है, ये विमान इतने कुशल होते हैं कि इनको लगातार सेवा में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, देखिए मुकुंद जी, होता क्या है, जैसे हर विमान को जब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है तो वो कह देता है कि ये हवाई जहाज आप 25 साल उड़ा सकते हो। हुँ, फिर इसी तरह से हवाई जहाजों में आवर बता देते हैं कि ये जहाज आप 20,000 घंटे उड़ा सकते हो। फिर जैसे लैंडिंग गियर हम बात कर रहे हैं, बहुत ही मजबूत होने चाहिए, बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। जी। तो वो बोल देता है कि आप इस नए जहाज का जो लैंडिंग गियर आप 15,000 बार इस्तेमाल कर सकते हो। हुँ, तो नियम शर्त आमतौर पे ये होता है कि विच एवर कम्स अर्लियर, कि 25 साल पहले हो गए या 20,000 साल की फ्लाइंग आवर्स पहले हो गए या 15,000 लैंडिंग पहले हो गए, वो उसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर का तरीका होता है बताने का। अब होता ये है कि जैसे इंडियन एयरफोर्स है, हम डेमोक्रेसी हैं, तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम एक जहाज, सब जहाजों को 15-20 साल 25 साल उड़ाने के बाद मिड लाइफ अपग्रेड करा देते हैं। यानी उसको फिर से समझिए या तो HAL में भेज देंगे या रशिया में जो फैक्ट्री है वहां भेज देंगे। वहां पे पूरे जहाज को स्ट्रिप डाउन किया जाता है। रशियन एक्सपर्ट्स भी आते हैं, HAL के इंजीनियर्स होते हैं, और स्ट्रिप डाउन होने के बाद जितने क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, जिसमें कि लाइफ एंड लिम्ब का सवाल है, जो कि हुँ, एकदम खतरा नहीं उठा सकते, ऐसे कंपोनेंट्स को 100% रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद सर्टिफाई कर दिया जाता है कि ये जहाज और 10 साल उड़ सकता है, और समझिए 5,000 घंटे उड़ सकता है, और समझिए 2,000 लैंडिंग कर सकता है। ये मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए बताया कि अपनी तरफ से जो एयरफोर्स के इंजीनियर्स होते हैं, HAL के इंजीनियर्स होते हैं या रशियन हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि जहाज अगर उड़ रहा है तो पूरी तकनीकी छानबीन के बाद ही उड़ रहा है। एक जैसे कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, विंग का स्पार है या मेन नट बोल्ट जिससे कि विंग जुड़ा है, या जी। लैंडिंग गियर, इनमें तो NDT करते हैं, हुँ, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। एक तरह का अल्ट्रासाउंड छोड़ा जाता है, उसको स्टडी करके देख लेते हैं कि कोई इंटरनल क्रैक तो नहीं है, फटीग क्रैक तो नहीं है। डाई टेस्ट होता है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। मैं खुद भी ओवरऑल के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड होता है कि हर जहाज को हर 25 घंटे के बाद इंस्पेक्ट किया जाता है, 50 और 100 घंटे के बाद अच्छी तरह से इंस्पेक्ट किया जाता है। अगर कोई भी पुराना सील, गास्केट, नॉन मेटेलिक पार्ट, प्लास्टिक पार्ट है, फैब्रिक हुँ, कंपोनेंट है, उनको चेंज कर दिया जाता है। जी। सबसे बड़ी बात है, ये देखा जाता है कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट हैं, क्या वो अंडर स्ट्रेस बोला तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ज्यादा वाइब्रेशन, कम इम्पैक्ट, उसमें क्या काम कर रहे हैं, ये सब चेक करके ही हमारे इंजीनियर जहाज को सिलेक्ट करते हैं। अभी एयर कमोडोर बहल भी खुद भी देश के जांबाज फाइटर पायलट रह चुके हैं। इनका बहुत ही विहंगम तजुर्बा है। हर जी। फ्लाइट के पहले जो पायलट है वो भी सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट स्टडी करता है। एयरफोर्स में हम बोलते हैं फॉर्म 700। अ, लेकिन देखिए होता क्या है, एक लॉ है कि आप हर 10,000 घंटा उड़ाएंगे जहाज को तो एक एक्सीडेंट होगा। ये दुनिया भर की एयरफोर्स पर लागू है। अमेरिकन एयरफोर्स में भी वो कहते हैं कि हर 1 लाख घंटे में एक एक्सीडेंट होगा। चाहे वजह कुछ भी हो, वजह पायलट की भी एरर हो सकती है, वजह जी। टेक्निकल हो सकती है, वजह डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में दिक्कत हो सकती है, कई बार मौसम,
कई बार बर्ड हिट, तो नाना कारण हैं। जी मुकुंद जी। बिल्कुल। अश्विंदर सर, आपके पास लौटना चाहेंगे, और बहुत अच्छे से देवनाथ जी ने समझाने की कोशिश की और यही बात आप भी बता रहे थे, लेकिन जो कन्फ्यूज़न थी हम जैसे पत्रकार भी कह सकते हैं आप और आम जनता के बीच, कि आखिर बदले क्यों नहीं जाते हैं विमान, और शायद इनकी उम्र पूरी हो जाती है उसके बाद भी वायुसेना या तमाम हमारी दूसरी सेना इस्तेमाल करती है इन विमानों का, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और। हमें आज पता चला कि जाहिर तौर पर उनकी उम्र और बढ़ाई जाती है, अपग्रेड किया जाता है, मिड लाइफ अपग्रेड की जो बात की सर आपने। अश्विंदर सर, लेकिन एक सवाल और है इसके साथ, कि क्या सचमुच इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता? जैसा कि आपने बोला भी कि कई पार्ट्स कमज़ोर होते जाते हैं, उनके फेलियर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, तो इसको सीधे रिप्लेस करना क्या ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बजट पे आन पड़ेगी, इसलिए इनकी लाइफ अपडेट की जाती है, या कोई और कारण आप देख पाते हैं? देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो जहाज होते हैं उनकी कीमत कितनी होती है। आज जब हम बात करते हैं कि कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना है, तो सीधा $80 मिलियन, $100 मिलियन, $120 मिलियन, $150 मिलियन। सोचिए, अगर $100 मिलियन का हम एवरेज लेते हैं, मैं इस एवरेज के अंदर क्या उसके वेपन सिस्टम्स, उसका मेंटेनेंस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड है? नहीं है। पर तो भी $100 मिलियन का अगर आप एवरेज लें तो सोचिए कितने करोड़ रुपए वो हो गए। 100 को आप 9 से मल्टीप्लाई 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आज 95 रुपए है, जी। तो ये हो गया 9,500 करोड़ रुपए। माफ कीजिएगा, 950 करोड़ रुपए। 950 करोड़ रुपए में एक जहाज आज आप नया खरीद रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, $1 मिलियन को 9.5 करोड़ कहें तो $100 मिलियन कितने हुए? 950 करोड़। तो रफली वो कॉस्ट है एक जहाज की। तो जब हम एक फाइटर स्क्वाड्रन को खरीदने की बात करते हैं तो वो आ जाता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, $2 से $4 बिलियन का एक फाइटर स्क्वाड। फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मेंटेनेंस, उसकी फर्स्ट लाइन सर्विसिंग, सेकंड लाइन सर्विसिंग, थर्ड लाइन सर्विसिंग, जो बात कर रहे थे ना वो 25 आवर्स, 50 आवर्स, 100 आवर्स, फिर 200 आवर्स, और उसके बाद जो HAL करती है ओवरऑल, या जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो कॉस्ट, आज जो एक्विजिशन की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी एयरफोर्स क्या करती है? देखिए, कुछ हम रखते हैं, लेट अस से 25 to 30% मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, और वो हम एकदम रखते हैं नए, जैसे अभी हमने रफाल लिए और रफाल ले रहे हैं 114। फिर एक हम 50% रखते हैं जो मिड टेक्नोलॉजी के होते हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, और उसको हम मिड लाइफ अपग्रेड करके उनकी लाइफ को और बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, 60 AN-32 की मिड लाइफ अपग्रेड हो चुकी है, और जैसे कि आपको देवनाथ जी ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे मिड लाइफ अपग्रेड की जाती है। ऐसा नहीं है, वो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, हर एक चीज चेक होती है। अच्छा, उसके बाद जो अब बाकी बच गए हैं ना हमारे AN-32 जहाज, उसमें से कुछ को हम क्रिसमस ट्री कहते थे एयरफोर्स में, यानी कि अब अगर क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो वो पार्ट्स मिल नहीं रहे, तो उनको उधर से निकाल के सर्विसेबल पार्ट्स को टेस्ट करने के बाद लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास 50% मिड टेक्नोलॉजी के होते हैं और आखिरी 25% ओल्ड हो जाती है जब टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी एयरफोर्स नहीं है, आप वर्ल्ड की कोई भी एयरफोर्स देख ले, और हमारी तो मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स है और बड़ा नाम है भारतीय वायुसेना का पूरे विश्व के अंदर। तो अगर हम इसको भी देखते हैं तो हम नियरली वो फॉलो करते हैं। इस समय क्या हो गया है कि जो हमारा LCA जिसने रिप्लेस करना था ना हमारे MiG-21 को, तो MiG-21 तो सारे फेज आउट हो गए, लेकिन MiG-21 फेज आउट होने के बाद हमारे पास सिर्फ 40 LCA है इस समय, जिसमें से एक क्रैश कर गया था, आपको याद होगा, 2 क्रैश कर चुके हैं। तो लेकिन 2 क्रैश कब किए हैं? 15 साल के अंदर 2 क्रैश हुए हैं, जब से ये इसका उड़ना शुरू हुआ है जी, तब से सिर्फ 2 क्रैश हुए हैं। F-35 का मैं आपको बता रहा था, रेट 1 एयरक्राफ्ट पर ईयर तो है ही है, इससे ऊपर भी जाते हैं वो लोग। अब आ जाती है बात, आखिरी चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूँ वो ये बोलना चाहता हूँ कि एक बैलेंस्ड एयरफोर्स को जब लेनी होती है न्यू एक्विजिशंस, उसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि हम ये वाले जो महंगे डिसीजन एकदम नहीं लेना चाहते। अब गवर्नमेंट कहीं ना किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी को रोक रही है, सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटी, और भारतीय वायुसेना को मॉडर्नाइज कर रही है। ये बैलेंस गवर्नमेंट देखती है कि उसे कितना पैसा सोशल डेवलपमेंट में करना है देश के लिए, चाहे रोड्स बनानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, और कितना उसको डिफेंस पे डालना है,
और कितना हाई टेक्नोलॉजी, मिड टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी पे रखना है, ताकि एक बैलेंस्ड एयरफोर्स आ सके जो साउथ एशिया के अंदर थ्रेट्स हैं, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, या दूसरी थ्रेट्स आती हैं, तो उसको टैकल कर सके। उस हिसाब में थोड़ी देरी इस बार इसलिए हो गई है क्योंकि LCA का जो मार्क 1A भी आना था वो डिले हो गया। उसमें G404 इंजन जो आने थे अमेरिका से, उन्होंने सिर्फ 6 दिए अभी तक, और अभी टेस्टिंग चल रही है इन जहाजों की, ताकि कुछ रेडार इंटीग्रेशन, मिसाइल इंटीग्रेशन टेस्ट चल रहे हैं, जिसके बाद ये 6 दिए जाएंगे, और जैसे जैसे इंजन आते रहेंगे अमेरिका से वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये LCA के डिले ने हमारी जो प्लानिंग थी उसमें डेफिनेटली एक डेंट बनाया है। बिल्कुल। अंतिम सवाल देवनाथ जी आपसे लेना चाहूँगा। आपने जिस तरह से हमें समझाया मिड लाइफ अपग्रेड का ये पूरा मंजर, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में भी लगातार वो चीज़ है लैंडिंग को लेकर बार बार, क्योंकि कई हादसे हमने देखे जो कि लैंडिंग के वक्त ही होते हैं। सर ये प्रक्रिया अगर थोड़ा आप समझा पाए हमें कि कौन से सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं संकट के बादल लैंडिंग के वक्त आते हैं और इस तरह के हादसे हम देख पाते हैं, एक झटके में सब कुछ तबाह। मुकुल जी देखिए, जहाज जब टेक ऑफ करता है कठिन प्रक्रिया होती है, फिर वो अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाता है, वो भी चैलेंजिंग होता है। लेकिन सब तरह के एविएशन में, चाहे वो मिलिट्री एविएशन हो, नेवल एविएशन हो या सिविल एविएशन हो, लैंडिंग को ही बड़ा क्रिटिकल मानते हैं। पायलट को अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके लैंड करना पड़ता है, चाहे फाइटर विमान हो, ट्रांसपोर्ट विमान हो, हेलीकॉप्टर हो। होता यह है कि लैंडिंग के समय पायलट को लगातार रनवे के ऊपर अपनी निगाह रखनी पड़ती है। एक तो रनवे से सीध पर, रनवे की सेंटर लाइन की सीध पर उसको आना है। ऐसा नहीं कि रनवे के दाएं तरफ चला जाए या रनवे के बाएं तरफ चला जाए। इसी तरह से रनवे में जब वो लैंड करने आ रहा है तो एक होता है अप्रोच एंगल, कि आमतौर पर अप्रोच एंगल ऐसे समझूंगा कि जिस एंगल पर वो रनवे की तरफ उतर रहा है उसका धरती के साथ क्या एंगल है। दर्शकों को थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आमतौर पर देखिए 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप ऑप्टिमम माना जाता है ट्रांसपोर्ट विमान के लिए। तो ग्लाइड स्लोप पायलट को मेंटेन करना पड़ता है। अब एक होता है हाइट स्पीड कॉम्बिनेशन। जाहिर बात है पायलट जैसे जैसे रनवे के पास आ रहा है उसको क्रमशः अपने एक कंट्रोल्ड और प्रतिबद्ध तरीके से अपनी ऊंचाई 1000 फीट, फिर 500 फीट, फिर 300 फीट, फिर 200 फीट, फिर 100 फीट करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत जजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से स्पीड देखिए, जब जहाज नॉर्मली उड़ते हैं तो उनकी स्पीड 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर होती है। ट्रांसपोर्ट विमान की बात कर रहा हूँ। तो जब वो लैंडिंग करने के लिए आ रहे हैं, समझिए टचडाउन स्पीड जो है, लैंडिंग स्पीड जो है वो आमतौर पर समझिए अगर 200 किलोमीटर है तो पायलट को क्रमशः अपनी स्पीड 400 किलोमीटर से 300, फिर 300 से 250, फिर 200 से 220, और जैसे ही रनवे पे टच करने वाला है उसको क्रमशः स्पीड को 200 किलोमीटर। तो काफी सारे पैरामीटर्स ट्रैक करने पड़ते हैं। तो एयरफोर्स में नहीं, सिविल एविएशन में भी काफी चैलेंजिंग है लैंडिंग। वैसे मैं एक रफ आइडिया दे दूं कि दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं 25% एक्सीडेंट जो है लैंडिंग के समय ही होते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.